द्वारिका शुगर इंडस्ट्रीज का अगर आप नंबर देखोगे दोस्तों, तो एवरेज रेवेन्यू के अंदर 25.34% का गेन देखने को मिल रहा है। एवरेज प्रॉफिट के अंदर 40.44% का गेन देखने को मिल रहा है। एंड अगर रेशियोज का बात करेंगे तो कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है, तो कंपनी ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। एंड शुगर की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इथेनॉल का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड गवर्नमेंट का प्लान है 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना पेट्रोल के साथ, ताकि अपना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर सके। तो आज की फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपनी की इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट फिलोसॉफी कवर करेंगे, इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स देखेंगे इंडस्ट्री की, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इंडस्ट्री को पुश करने के लिए वो देखेंगे, नंबर्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे। एंड मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपको कोई भी बाई या सेल डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको ये स्टॉक खरीदने का सजेशन नहीं दे रहा हूं। आप अपनी एनालिसिस खुद करें। कुछ भी परचेस या सेल डिसीजन लेने से पहले मैं आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आप कुछ भी ट्रेड करते हो मेरी इस वीडियो देखने के बाद, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये वीडियो का प्रोफेशनल वर्जन है, मतलब एनालिसिस का प्रोफेशनल वर्जन है। इसका एक एमेचर वर्जन भी मैंने बनाया है, जो कि नए इन्वेस्टर्स के लिए है, या तो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या तो वो स्टूडेंट्स हैं। तो उस वीडियो में मैंने शो किया है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, नंबर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, एंड इस फिगर को क्यों लिया गया है, इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज किया जाता है। उस टाइप की चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर की है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर्स हो एंड आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। एंड इस वीडियो को अपना देखिए तो आपके लिए अच्छा होगा। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ी एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एंड ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये कंपनी बेसिकली शुगर मैन्युफैक्चर करती है, इथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है, एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल मैन्युफैक्चर करती है। एंड कंपनी का जो शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 21,500 टन का है पर डे का। एंड कंपनी का जो डिस्टिलरी प्लांट है उसका कैपेसिटी 162.5 किलो लीटर पर डे का है। एंड कंपनी वहां पे अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने लग रही है। एंड इंक्रीज करने के बाद कंपनी का न्यू कैपेसिटी हो जाएगा 337.5 किलो लीटर पर डे। एंड कंपनी की यहाँ पे बिजनेस फिलोसॉफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करती है ताकि वो अपने बिजनेस को एथिकली कर पाए। एट द सेम टाइम कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहे एंड मुश्किल समय से निकल पाए। जैसे कि पहला, कंपनी ने जो भी अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया वो अपने खुद के दम पे किया। इस कंपनी ने गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं लिया अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इस वजह से कंपनी का जो डेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं प्रोडक्शन के साथ, एंड बल्कि वो ईयर आफ्टर ईयर कम होता हुआ दिख रहा है। एंड कंपनी ने हमेशा हाई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया अपने शेयर होल्डर को, बल्कि वो पैसे को बचा के रख के अपने बिजनेस के अंदर वापस से इन्वेस्टमेंट किया ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाए। एंड कंपनी ने अपना शुगर सेल एग्रीमेंट को कभी भी ब्रेक नहीं किया जस्ट बिकॉज उनको कुछ बेटर प्राइस मिल सकता था जब शुगर प्राइस का रेट बढ़ गया था। कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को फॉलो किया, उसकी वजह से कंपनी का जो ट्रस्ट है मार्केट में वो और भी बढ़ता हुआ चला गया। एंड कंपनी ने कभी भी लिबरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया, जहां पे आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट कर देते हो एंड या तो शो नहीं करते हो एंड ज्यादा रेवेन्यू शो करते हो ताकि आपका बुक्स ज्यादा बेटर दिखे। तो कंपनी ने कभी भी इस टाइप का कोई भी काम नहीं किया। इस वजह से कंपनी का जो इन्वेस्टर के साथ रिलेशन है या तो गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा बना हुआ रहा। एंड कंपनी ने सेक्टर को फॉलो नहीं किया। इस सेक्टर में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी हाई डेट ले लेते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बट इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये कंपनी ईयर आफ्टर ईयर अपनी डेट को कम करने लग रही है। अब आगे हम इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर शुगर इंडस्ट्री का एनालिसिस देखोगे एंड वहाँ पे अगर प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन को कंपेयर करोगे तो वहाँ पे ईयर आफ्टर ईयर आप देखो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 24 मिलियन टन से 30 मिलियन टन हो गया है पिछले 7-8 सालों में। एंड एट द सेम टाइम कंजम्पशन की बात करोगे तो कंजम्पशन सेम रेट से ग्रो नहीं हुआ है। कंजम्पशन सिर्फ 24 से 26 तक पहुंच पाया है। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि इंडिया के अंदर जो शुगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिमांड से ज्यादा मैन्युफैक्चर होने लग रहा है।
तो उससे दो प्रॉब्लम होता है, एक रिसोर्सेज वेस्टेज जा रहा है, या तो फिर प्राइसेस को अननेसेसरी कम करना पड़ रहा है, अदरवाइज अपना डिमांड को खत्म नहीं कर पाओगे। उस वजह से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव भी लिया था कि अगर हम इथेनॉल बना दें शुगर केन से तो हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं। एट द सेम टाइम शुगर इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, एंड ऐसा बिल्कुल हमें होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो गवर्नमेंट का बहुत ही बेहतरीन स्टेप है ये एक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस सीट में देखोगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 4th कॉलम में आप देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट्स लिखा हुआ है, वहां पे आप देखिए इंडिया का जो शुगर एक्सपोर्ट है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर 1.6 मिलियन टन था ईयर 2016 में, एंड वहां पे अगर आप ईयर 2021 में देखोगे तो 6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमें कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है शुगर का इंडिया से। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का शुगर प्रोडक्शन देखोगे तो 3 लाख टन से 4.5 लाख टन तक पहुंच गया है पिछले 5 साल के अंदर अंदर। एंड इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करोगे 162.5 किलोलीटर पर डे से पहुंच गया है वो 337 किलोलीटर पर डे। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे प्लान है इथेनॉल का पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज करने का, बहुत ही ज्यादा, लाइक 20% इथेनॉल होना चाहिए पेट्रोल में। उस वजह से इंडिया का दो फायदा होगा, एक तो इंपोर्ट कम होगा एंड दूसरा कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा सेव हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इथेनॉल का यूज बढ़ाते जा रही है, ब्लेंडिंग बढ़ाते जा रही है पेट्रोल में। तो यहाँ पे आप देखिए ईयर आफ्टर ईयर कैसे वो ग्रोथ हो रहा है, इथेनॉल ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है पेट्रोल के साथ। एंड ईयर 2020 में 5% इथेनॉल को यूज किया गया था, 21 में 8.5% यूज किया गया था, एंड बाई 2023 गवर्नमेंट का टारगेट है 20% इथेनॉल को यूज करना पेट्रोल के साथ। एंड शुगर इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर लोगे तो वहां पे एक सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर्स है कि इंडिया का बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो यंग क्राउड भी बढ़ रहा है, यंग क्राउड बढ़ रहा है तो चॉकलेट्स का डिमांड, कॉन्फेक्शनरी का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंट्री के अंदर। एंड एट द सेम टाइम सॉफ्ट ड्रिंक जैसा आइटम भी ज्यादा से ज्यादा बिकता है आजकल कंट्री के अंदर, तो उस वजह से शुगर का डिमांड भी इंडिया के अंदर पुश होता हुआ नजर आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम इथेनॉल का डिमांड की बात करोगे उसका ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, तो पहला तो एक है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है इंडिया से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने लगता है, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम इंडिया सेल्फ रिलायंट बनना चाहती है, इंडिया एकदम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जीरो करना चाहती है। उस वजह से इंडिया हाइड्रोजन कार या तो ईवीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है या तो इथेनॉल के ऊपर ध्यान दे रही है, ताकि इंडिया जल्दी से जल्दी सेल्फ रिलायंट कंट्री बन सके एंड क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल्कुल जीरो कर सके। एंड एट द सेम टाइम इथेनॉल का मैन्युफैक्चर करने से शुगर केन का बेटर यूटिलाइजेशन होने लगा है। पहले इंडिया ओवर प्रोड्यूस कर रहा था, अब जो ओवर प्रोड्यूस नहीं करके इंडिया इथेनॉल मैन्युफैक्चर करने लग रहा है। तो बहुत ही विन विन सिचुएशन है सबके लिए। एंड गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिया है ताकि शुगर इंडस्ट्री को अच्छा ग्रोथ दिला सके। जैसा कि गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस सेट किया है 3100 रुपीज पर क्विंटल में, ताकि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे स्टेबिलिटी आता हुआ नजर आएगा। एंड गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एंड 4.26 बिलियन लीटर से करना चाहती है 6.6 बिलियन लीटर। एंड गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन डबल हो जाए बाय ईयर 2025। एंड गवर्नमेंट का ये भी टारगेट है कि 20% इथेनॉल को यूज करना है पेट्रोल के साथ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से हम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखेंगे। तो रेवेन्यू की अगर बात करोगे तो FY20 वर्सेस FY21 करोगे। तो अब हम यहाँ पे एनुअल स्टेटमेंट को देख लेते हैं, एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे हम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखेंगे सिर्फ। एंड यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू को कंपेयर करोगे FY20 वर्सेस FY21 करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे 37.65% का हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा रेवेन्यू के अंदर। एंड FY21 वर्सेस TTM करोगे, ट्रेलिंग 12 मंथ को करोगे, तो वहां पे 14% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि जो शुगर का जो रेवेन्यू है वो मार्च मंथ में ज्यादा होता है कंपेयर टू दिसंबर। दिसंबर में बहुत कम होता है क्योंकि जनवरी में फ्रेश शुगर के मार्केट में आता है, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है एंड मार्च तक कंपनी का रेवेन्यू नॉर्मली बढ़ जाता है क्योंकि एक सीजनल आइटम है। ठीक है, तो मार्च का जो नंबर आएगा Q4 का, उस वजह से यहाँ पे हमें जो छोटा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हो सकता है वो ग्रोथ का परसेंटेज Q4 रिजल्ट आने के बाद और बड़ा हो जाएगा। एंड उसी प्रकार अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पे FY20 वर्सेस 21 करोगे तो वहाँ पे 26.02% का गेन देखने को मिला है हमें प्रॉफिट के अंदर। एंड FY21 वर्सेस TTM करोगे
तो वहां पे 56.52% का ग्रोथ देखने को मिला है हमें प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप नंबर्स को कंपेयर करोगे तो मैं चाहता हूँ कि मार्च 2020 से ही आप नंबर को लें, प्रॉफिट का नंबर्स भी, सेल्स का नंबर्स भी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ईयर 2020 से इथेनॉल को सीरियसली लेना स्टार्ट किया है एंड उसी के बाद से हमें शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड उसका इफेक्ट हमें नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मार्च 2020 के बाद से ही नंबर को लेना एक अच्छा डिसीजन होगा। एंड यहाँ पे अगर एवरेज ग्रोथ की बात करोगे एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो पिछले 3 साल का अगर हम नंबर्स लेंगे मार्च 2020 से लेके अभी टीटीएम बेसिकली 2 साल हुआ वो, तो वहां पे आप देखेंगे 25% का एवरेज रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट के अंदर एवरेज 40% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर क्वार्टर्स की नंबर को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो Q3 वर्सेस Q3 FY22 करोगे, बेसिकली Q3 FY21 वर्सेस Q3 FY22 करोगे, तो सेल्स के अंदर 57% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड Q2 FY22 वर्सेस Q2 FY22 करोगे तो 18% का हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 57% का है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% का है, वो भी काफी बेहतर नंबर है। एंड एट द सेम टाइम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे प्रॉफिट को, तो 314% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर, 7 करोड़ से 29 करोड़। एंड एट द सेम टाइम Q2 वर्सेस Q3 करोगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करोगे, तो वहां पे हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है दिसंबर में। बट अगेन आपको मैं बता दूं कि मार्च में सबसे ज्यादा अच्छा नंबर आता है, सितंबर में वो नंबर कम हो जाता है क्वार्टर नंबर, एंड दिसंबर में वो और भी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सीजनल आइटम है एंड सारे शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर आपको ये मिलेगा। ये कंपनी में ऐसा नहीं हो रहा है कि दिसंबर में सेल्स गिर जा रहा है, तो हर साल दिसंबर में सेल्स कम रहता है, मार्च में ज्यादा रहता है। तो ये एक नॉर्मल सा फेनोमेना है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो मैंने जो रेड बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स के अंदर अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला है, ईयर आफ्टर ईयर कम तो हुआ ही है। एट द सेम टाइम सितंबर 2021 को देखोगे लास्ट वाला फिगर, तो वहां पे बहुत ज्यादा हमें फॉल देखने को मिला है बोरोइंग्स के अंदर, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। एंड एट द सेम टाइम उसका इफेक्ट भी हमें नंबर्स के अंदर देखने को मिला है। अगेन अगर आप रेड बॉक्स में देखोगे तो वहां पे आप सितंबर वर्सेस दिसंबर क्वार्टर को करोगे Q2 वर्सेस Q3, तो वहां पे 4.7 करोड़ का हमें कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कम हुआ है वो देखने को क्लियरली मिल रहा है। फाइनेंशियल कॉस्ट वहां पे कम हुआ है, तो वो एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। एंड दूसरा हमें वहां पे वो भी देखना है कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो रहा है, जो 5 करोड़ तक कंपनी ने पैसा बचा लिया, वो उसको ऐसा आइडल तो रखे नहीं रहेगी, उसको वापस जरूर ना जरूर कोई ना कोई चीज में री इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे कंपनी का अच्छा फायदा होगा और कंपनी का रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हमें उस लाइन पे भी एनालिसिस जरूर करना चाहिए। एंड यहाँ पे तीनों बिजनेसेस का नंबर्स के अंदर आप ग्रोथ देख सकते हो कि कैसा वहां पे ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। शुगर, डिस्टिलरी एंड पावर के अंदर, तीनों के अंदर हमें प्रॉफिट के अंदर एंड सेल्स के अंदर ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेशियोज की। तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो 6.8% का है। तो यहाँ पे हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन छोटा दिख रहा है, बट ध्यान रखिए कमोडिटीज कंपनी है, कमोडिटीज कंपनी का मार्जिन एक तो बड़ा नहीं होता है, दूसरा कंपनी का ईयर आफ्टर ईयर पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं पर्सनली इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता हुआ हमें क्लियरली दिख रहा है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 13.3% है। यहाँ पे और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल में 13% का रिटर्न जनरेट कर रहे हो तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं है। एटलीस्ट 15-16% का कैपिटल में रिटर्न आना चाहिए, वो एक नॉर्मल सा बात है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी आपको उतना रिटर्न तो मिल ही जाता है। 13% यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट ईयर आफ्टर ईयर यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में ये नंबर्स और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। एंड कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज की बात कर लोगे तो वहां पे 6.4 टाइम्स है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि काफी ज्यादा हेल्दी है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू की बात करोगे 33 रुपीज में है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.18 है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है ये। एंड कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो 18 है, इंडस्ट्री एवरेज 17.3 है। तो यहाँ पे भी कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड इस वक्त नजर नहीं आ रही है। तो हमें यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखना है। कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है इस वक्त। एंड यहाँ पे जो थोड़ी सी कंसर्न वाली चीज है वो प्रमोटर्स का होल्डिंग्स है।
42% का यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है। यहाँ पे एटलीस्ट 60% का होल्डिंग होता तो थोड़ा सा शायद बेटर होता, बट ठीक है, एनीवेज यहाँ पे बाकी चीज पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे कंपनी की अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे तो वहाँ पे आप क्लियरली फर्स्ट वाले ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है मार्च 2020 वर्सेस अगर आप टीटीएम करोगे तो। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट मार्जिन राइट साइड वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्लियरली नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ होता हुआ हमें नजर आ रहा है। 5.46 से 6.86 का मार्जिन है, वो भी एक हेल्दी है। एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो सबसे लास्ट वाला ग्राफ नीचे में अगर आप देखोगे तो वहां पे कंपनी का नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था ईयर 2019 में, जो कि ईयर 2021 में पॉजिटिव हो गया। तो ये भी काफी ज्यादा हेल्दी एंड अच्छा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। एंड अब मैं यहाँ पे आपसे अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। तो मुझे क्या लगता है इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पे राइजिंग डिमांड एंड राइजिंग पॉपुलेशन है इंडिया का, डिमांड शुगर का बढ़ रहा है, इथेनॉल का डिमांड भी आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गवर्नमेंट उसको पुश कर रही है। एंड इंडिया का पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा ऑब्वियसली कंजम्पशन शुगर का बढ़ता हुआ चले जाएगा। एंड इंडिया एक्सपोर्ट भी करने लग रही है अभी शुगर को, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने का भी कोशिश कर रही है, तो वहां पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने लग रहा है इस वक्त। एंड एक्सपेंडिंग इथेनॉल इंडस्ट्री के अंदर अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ज्यादा से ज्यादा ब्लेंड करने का इथेनॉल का पेट्रोल के साथ, 20% का टारगेट है। एंड इथेनॉल का प्रोडक्शन डबल करने का टारगेट है बाय ईयर 2025। तो उस वजह से इस सारे शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर या तो शुगर कंपनीज के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आगे और भी ज्यादा मिलेगा। कंपनी का मैनेजमेंट का फिलोसॉफी अच्छा है, जो हमने पॉइंट्स कवर किया था आगे उससे वो पता चलता है कि मैनेजमेंट किस तरह से सोचती है, किस तरह से डिसीजन लेती है। तो वहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि मैनेजमेंट का ज़्यादा टारगेट नहीं है अपना डेट को इंक्रीज करने का, ज़्यादा डेट लेना नहीं चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, बट एट द सेम टाइम खुद के फंड से ग्रोथ करना चाहती है। तो कंपनी यहाँ पे कुछ भी मिसयूज करना नहीं चाहती है रिसोर्सेज को। तो एंड कंपनी यहाँ पे अपने सप्लायर स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने का ट्राई करती है, वो भी हमें पता चलता है इस प्रेजेंटेशन से। एंड कंपनी अपने डेट्स को कम करने लग रही है। मैंने आपको दिखाया कैसे सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने अपना डेट को कम किया है एंड उसका पूरा का पूरा फायदा हमें नंबर्स के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। एंड इस कंपनी ने पिछले 9 महीने के अंदर 11 करोड़ का फाइनेंशियल कॉस्ट कम किया है अपने बुक्स में, जो कि काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। एंड यहाँ पे जो कंपनी का नंबर्स है, मार्जिन है, वो इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 साल में रेवेन्यू के अंदर अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर अच्छा ग्रोथ है, मार्जिन के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड कंपनी फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा साउंड है। एंड ये कंपनी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करती है अपने फार्मर्स के साथ, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करती है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। यहाँ पे एक नेगेटिव चीज है मेरी राय में, वो है सीजनल फैक्टर। क्योंकि देखो जितना भी प्रोडक्शन है इथेनॉल का या शुगर का या तो पावर का भी, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉप के ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा शुगर केन के ऊपर डिपेंडेंस है। तो अगर वहां पे कुछ भी हो जाता है कि बारिश ज्यादा हो गया, कम हो गया, पूरा प्रोडक्शन हो गया, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें इस बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगा। एंड वहां पे हो सकता है कि 1 साल या 2 साल कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो जाए। एंड कंपनी का परफॉर्मेंस अगर 1 या 2 साल खराब हो गया तो उस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर हमें अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप उस कंपनी के अंदर 1-2 साल तक स्टक भी हो जाओ। बट अगर लंबे समय की बात करोगे तो मुझे ये इंडस्ट्री थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, एटलीस्ट अगले 6 से 7 साल के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना इस इंडस्ट्री के अंदर रेगुलरली एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के बारे में, प्लीज नीचे कमेंट करके शेयर करें एंड अपनी व्यूज शेयर करें, ताकि मैं समझ पाऊंगा आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। एंड आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलता हूँ, अब दोबारा मिलूंगा एक नई कंपनी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।